अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है हम उसको देख रहे हैं। वही मश्क उसकी दोबारा से तकरार की जा रही है, जैसा कि हम 2010 या 12 इस ज़माने के अंदर देखा करते थे, इस टेन्योर में देखा करते थे कि जिस तरह से सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया जाता था, जिस तरह से बाज़ारों के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, जिस तरह से इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता था, वही मश्क हम दोबारा होती हुई देख रहे हैं। उसी तरह रिवायती जो सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उसी तरह मज़म्मती बयानात भी दे रहे हैं, उसी तरह ताज़ियत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को साजिश भी करार दे रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि ये साजिश भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि इस साजिश से निमटना किसने है? क्या कोई बाहर से आएगा निमटने के लिए? क्या हमारे जो वज़रा हैं, ओहदेदारान हैं, या हमारे जो इदारे हैं वो फ़कत ये कहकर अपनी जो जान है वो छुड़ा लेंगे या अलग हो जाएंगे इस मामले से कि बैरूनी अनासर थे इस मामले के अंदर और साजिश की जा रही है? साजिश तो चीन के ख़िलाफ़ भी होती है, साजिश तो ईरान के ख़िलाफ़ भी होती है और भी बहुत सारे दीगर ममालिक हैं जिनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो होती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे वाक़यात जो मुसलसल होना, उनकी तकरार होना, ये हमने नहीं देखा है। सिक्योरिटी इदारे वहाँ के बड़े मजबूत हैं, मैकेनिज़्म वहाँ उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर नेक्टा है तो वो क्या कर रहा है, नेशनल एक्शन प्लान है तो उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात यकीनी तौर पर आज के इस प्रोग्राम में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओहदेदारान जो हमारे इस मुल्क के हैं, जो कायदीन हैं, उन्हें देने हैं कि आप ये चीज़ें तो बना लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो आप बना लेते हैं, फिर उन नुकात के ऊपर अमल दरामद किसने करना है? कभी आप मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं और कभी आप उनसे लड़ने की बातें करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस नुक्ते के हवाले से अभाम है हमारी इस पॉलिसी में। क्यों रियासत एक फ़ैसला नहीं कर पाती? जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा कि साने APS हुआ और उसमें एक फ़ैसला कर लिया गया, पूरी कौम और सारे कायदीन जो हैं वो एक पेज के ऊपर आए और जिस तरह से एक्शन किया गया, जिस तरह से इनकी पनाहगाहों को चुन चुन के मारा गया, ख़त्म किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि मुल्क के अंदर किस तरह से अमन आया। उसी तरह के फ़ैसले करने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फेटअप के हवाले से भी। एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म से हम ये कह चुके हैं कि ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि ग्रे लिस्ट में दोबारा से रखे जाने का इम्कान है और इसी तरह का एलामिया एक बार फिर से हमारे सामने आ चुका है। उस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात करेंगे। 48 घंटे मौलाना साहब ने अहम करार दिए थे, मगर अब ये बात नज़र हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं कि 5 दिन या 1 हफ़्ते तक ये मामला जा सकता है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जहाँ पर अपोजिशन बड़े कॉन्फिडेंस में है तो वहीं पर हुकूमत भी बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है। और इन तमाम नुकात के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है शाहिद सकलैन साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या हमने देखा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए, तो ये सबसे बड़ा एक दहशतगर्दी का वाक़या है अब तक का, जिसके अंदर 56 या 57 कहा जा रहा है कि जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी की लहर है, मज़म्मती बयानात भी आपने देखा वज़रा की जानिब से आए हैं, साजिश भी इसको करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है जिस तरह इब्तदाइये में कहा कि इस साजिश से फिर निमटना किसने? इदारे बना दिए, अमल दरामद कौन करेगा फिर? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स के लिए भी। बहुत अफसोसनाक वाक़या और मेरे ख़्याल से कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेरे ख़्याल से काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान को इस तरह की दहशतगर्दी का, वैसे तो रिसेंटली कुछ पंजगूर और उन एरियाज़ में कुछ वाक़यात हुए थे, लेकिन ये जो मामला हुआ है इसके बहुत बड़े पैमाने पे भी है और इसको अगर देखा जाए तो अगर इम्पैक्ट इसका अगर इसकी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। वजूहात उसकी कई हैं। एक वजह तो इसकी ये है कि पेशावर में और एक ऐसे मकाम के ऊपर, क्योंकि कूचा रसालदार जो लोग पेशावर में रहते हैं या जितना मुझे इल्म है वो ये है कि बहुत कंजस्टेड और बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है, और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल ये पीछे हो जाता है जो किला बाला हसार है जहाँ पर हमारी FC के और इनके नौजवान जहाँ पर हेडक्वार्टर है वहाँ पे। इस तरह की जगह पे ऐसा काम करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पैगाम तो है, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी जगह पे ये मामला हो गया। अब दूसरा आपने जो बात की कि जी ऐसा मामला होना और इदारे क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल से जब से जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाली आपने जिक्र किया उसके बाद बड़े पैमाने के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ हुई और फिर बीच में जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते रहे और हमेशा से हम देखते भी हैं कि दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए कोशिशें जारी रही हैं। ये जो पंजगूर वाला वाक़या हुआ था पिछले दिनों, इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर ऑपरेशंस जारी थे और ज़ाहिरी बात है जब एक तरफ से ये सारा मामला होता है तो फिर उसका रद्द-ए-अमल तो आता है। अब वो ऑपरेशंस एक तरफ जारी हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, बलूचिस्तान में भी, दूसरी जगहों पे भी जारी हैं। अब उसका
जवाब देना, उसका रद्द-ए-अमल देना जो है ज़ाहिर है वो था। और उसमें इस तरह की जो है ऑलरेडी इतलात थी कि इस तरह का कोई इमाम बारगाह किसी मस्जिद या ऐसी किसी जगह के ऊपर, क्योंकि सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा था कि इस तरह का नोटिफिकेशन आया था। बट ऐसा होना मेरे ख्याल से, जो आपने बात की, इसमें और भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफिकली पाकिस्तान ने जो एक मैं उसको कहूं कि एक अगर स्टांस अब लिया हुआ है, ये जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर उसके अलावा ये हमारे यहाँ जो क्रिकेट आपके पड़ोस में पिंडी में जो क्रिकेट पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है वो भी हमारे पड़ोसियों को अच्छी नहीं लगती। कल मैं अपने उसमें भी कह चुका हूँ कि जी हम पाकिस्तान जब खुश होता है, पाकिस्तान में जब तरक्की आती, पाकिस्तान में जब खुशहाली या पाकिस्तान की कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है, तो वो आसपास के कुछ ममालिक हैं जिनमें अफगानिस्तान, इंडिया ऐसे हैं जिनको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई हमला होता है, अक्रॉस बॉर्डर होता है या पाकिस्तान के अंदर होता है, जब उसको तहकीक की जाती है, जब उसकी तफ्तीश की जाती है, तो पता ये चलता है कि उसके ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। इनको जो पीछे से जितनी भी कॉल्स की जाती हैं, जितना इनको गाइड किया जाता है, सहूलतकारी जो की जाती है, सारा कुछ वो वहीं से होता है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है और इंडिया बड़े रेगुलरली इस्तेमाल करता आ रहा है। अब भी ये सिचुएशन है, अब भी यही हो रहा है। ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, पाकिस्तान की सिचुएशन जो है अब, क्योंकि जोग्राफिकली पाकिस्तान बहुत ऐसे एक उसके ऊपर खड़ा हो गया है कि यूएस को हमने थोड़ा सा वो किया हुआ है, और इधर रशिया की तरफ हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो गुज़श्ता दौरा है उसमें, तो इन सारी सिचुएशंस को अगर देखें तो आपने कहा कि आपने नोटिफिकेशन देखा जिसके अंदर ऐसी कोई अलर्ट थी, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला उनके स्टेटमेंट आपने सुनूंगी कल के जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई थ्रेट्स हमें नहीं थी इस हवाले से कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। जिस तरह से आपने भी कहा कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है, हम तो बड़े कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि वहाँ पर अब अशरफ गनी की जो इंतज़ामिया है वो इस्तेमाल होती रही है, NDS को, और बिल्कुल जो रा का एक जिस तरह से इल्हाक रहा है, तो हम तो मुतमईन थे कि अब तालिबान आ गए, कम अज़ कम वो उनसर ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारे खुद कायदीन भी कहते रहे। उसके बावजूद भी आपको लगता है अभी तक वो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, ये तालिबान रेट अपने कायम ही नहीं कर पा रहे पूरे मुल्क? देखिए ये बड़ा ये इसको समझने की ज़रूरत है। देखें तालिबान जो है अफ़गानिस्तान की एक हिस्ट्री है। अफ़गानिस्तान को आप देखें, जितनी भी चाहे पिछली तालिबान की हुकूमत रही है, चाहे अमेरिका की इन्वेजन रही है, चाहे रशिया, जितनी जो कुछ भी रहा है, उसमें यही है कि कहते हैं कि अगर आपने काबुल को टेक ओवर कर लिया तो आपने, समझ लें कि क्योंकि जो अफ़गानिस्तान समझा जाता है बाहर से, वो यही है कि अगर आपने उसके काबुल को टेक ओवर कर लिया, आप काबुल के ऊपर आ गए, तो बाकी अफ़गानिस्तान के ऊपर आपकी हुकूमत आ गई। अफ़गानिस्तान में सिचुएशन ये नहीं है। अगर आप अफ़गानिस्तान कभी गए हैं, अफ़गानिस्तान में ये है कि काबुल एक ठीक है, तालिबान वहाँ पर आ गए, जो भी सिचुएशन है, लेकिन काबुल की जो सरज़मीन है बहुत बड़ी है। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे, जो आपने कहा कि इस्तेमाल अब भी हो रही है, अब भी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और तालिबान की जो रेट ऑफ स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं कि उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह मतलब होनी चाहिए। क्योंकि जब से यूएस ने विदड्रॉ किया है, उसके बाद ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है, जो उनका देखने का तरीका है चीज़ों को, माली लिहाज से बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं कि अगर वो ना भी चाहे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कितने सफारत खाने इंडिया बना चुका था मुख्तलिफ शहरों में, कितने लोगों को वो ट्रेन कर चुका था, कितने उनके जिनको वो पैसे दे के फ़ंड करके जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो एक बहुत बड़ा उनका भी एक जो है नेटवर्क मौजूद है, और उसको ख़त्म होने में कुछ टाइम लगेगा। अभी भी इस्तेमाल होती है, और यही हो रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सरज़मीन अब इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इस हवाले से मज़ीद भी सवालात आपके सामने रखेंगे नाज़िम। अगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात करें अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर की जामे मस्जिद के अंदर हुआ, और जिस तरह से खुद कुछ धमाका हुआ। 56 या 57 अफराद कहे जा रहे हैं कि शहीद हो चुके हैं, और ये 57 ख़ानदान, बड़ा पूरी कौम ही यकीनी तौर पर उनके साथ खड़ी है। लेकिन उनका सद्दबाब अब कैसे मुमकिन हो सकता है? जिनके प्यारों ने, जिनके अपनों ने जाना था, वो तो चले गए हैं। बहरहाल हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि आइंदा ऐसे इक़दामात ना हो। यकीनी तौर पर जो बैरूनी अनासिर हैं वो तो इसके अंदर मुलविस होते ही हैं, वो तो चाहते हैं कि ये ख़ित्ता, बिलख़ुसूस पाकिस्तान जो है, यहाँ पर बदअमनी ही रहे। शायद साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम जिस तरह से हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान की सूरत है, क्योंकि बार बार हमारे इदारे की तरफ से भी यही कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। जब हम ये बात करते हैं, आपके दिमाग में या आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये TTP के लोग हैं जो वहाँ से बैठ के ऑपरेट करते हैं, या फिर दाइश है, या फिर कोई और ग्रुप्स हैं? देखिए मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ कि
बाइफरकेट आप इसलिए नहीं कर सकते कि इनके छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स थे। पहले भी यही था कि मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, कुछ ये थे कुछ बातचीत पे राज़ी थे, कुछ ये थे वो बातचीत नहीं करना चाहते थे। फिर सबको इकट्ठा करना, एक टेबल पे बिठाना, वो भी बड़ा ज़ाहिर सी बात है मुश्किल काम है, जो किया गया किसी हद तक जो है उसमें कामयाबी भी हुई। लेकिन ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं। जब यहाँ ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त बॉर्डर पोरस था, यहाँ से चले जाते थे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर वापस आकर कार्रवाइयाँ करते थे। फेंस लगने के बाद बहुत हद तक इसमें कमी वाक़या हो गई। अब भी वही सिचुएशन है, ठीक है, मौजूद जो है वहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं थे। होता यह है कि जब वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आते हैं, अभी जब ये टेक ओवर हुआ है उसके बाद भी आपको पता है पहले से जो ऑलरेडी मौजूद हमारे पास रेफ्यूजीज़ थे उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आए। अब वो जो बहुत सारे लोग आए उनमें भी फिर तलाश करना ज़ाहिर बात है, एक इंसान को देख के आप नहीं कह सकते कि जी ये तालिबान है या कोई आम आदमी है। ज़रा जब वो आ रहा होता है तो एक आम अफगानी के तौर पे आ रहा होता है, और आपने क्योंकि बहुत सारे पनागुज़ीनों को ऑलरेडी दी हुई है, फिर उनकी ज़ाहिर है जब वहाँ से आ रहे होते हैं उनकी हमदर्दियाँ भी होती हैं, वहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, वहाँ उनके ताल्लुकात भी होते हैं। फिर ये राब्ता और ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो सहूलतकारी भी करते हैं और किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होते हैं वो लोग। तो मेरा ये ख्याल है, क्वेश्चन है, सवाल या निशान इसलिए है कि ज़ाहिरी बात है अगर हम इसके ऊपर कामयाब भी हो चुके हैं, बहुत हद तक हमने इसको ओवरकम भी कर लिया है, चैलेंजेस हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत भी है। लेकिन ये इसी तनाज़ुर में जब ये बात भी की जाती है, कुछ लोग ये भी तज्ज़िया करते हैं कि ऑपरेशन तो किए गए हैं, यकीनी तौर पर किए गए हैं, फैसला कुन कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से कहा जाता है कि जड़ से काट देना इन चीज़ों को, इन अनासर को, वो वैसे ऑपरेशन या वैसे इक़दामात अभी होना बाकी हैं, वो नहीं किए जाते हैं। अच्छा, जड़ से काटने वाली जहाँ तक बात है, ऑपरेशन और इक़दामात हो रहे हैं और होते हैं, बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं होता तमाम ऑपरेशन अनाउंस भी नहीं होते। बाज़ दफ़ा ये होता है इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, हो जाता है, कर लेते हैं और उसके बाद ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें होती हैं जो अनाउंस भी हो जाती हैं। बहरहाल वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब इतनी हद तक चीज़ें अंदर चली जाएँ और इतनी हद तक लोग मिक्सअप हो जाएँ कि उनको बाइफरकेट करना या उनको अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल हो, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और वो थोड़ा मुश्किल भी होता है ज़ाहिर है। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि ज़ाहिर है लोग मौजूद हैं, उनकी हमदर्दियाँ भी हैं, इस्तेमाल भी होते हैं वो लोग। तो मेरा ख्याल से मज़ीद जो मैं बात कर रहा था कि चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज तो ज़ाहिर बात है ये है, जो पंजगोर वाला वाक़या हुआ या ये जो वाक़या हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा उसमें वो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि और ओवरकम भी कर लिया गया, फिर उसके बाद वो मारे भी गए, जो कुछ भी जो जिस सिचुएशन थी। बट ये है कि अभी मेरे ख्याल से मज़ीद पुलिस एहलकार भी इस मामले के ऊपर शहीद हुए हैं, बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा। जी जी, ये वाला जो पेशावर वाला मैं उसकी बात कर रहा था। तो बहरहाल जी ज़ाहिर है मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल से आने वाले दिनों में जब आप इतनी अहम पोजीशन के ऊपर हैं और यार सारी सिचुएशन चल रही है, तो मेरा ख़्याल से मज़ीद प्रोएक्टिवली और अहम पोजीशन के ऊपर है। इसी के साथ अगर हम दूसरे मौजू के ऊपर बात कर लें, फैटफ के हवाले से, जी, फिर एक बार ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया गया है फैटफ के हवाले से। फैटफ की जानिब से तारीफ़ें भी की जाती हैं, मगर ग्रे लिस्ट में भी रखा जाता है। क्या वजह है? दोहरा म्यार है या कोई लॉबिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ, वो बड़ी मजबूत है और हम बड़े कमज़ोर हैं? अच्छा, इस फैटफ वाले मामले के ऊपर ना मैं आपको पहले भी मेरे ख्याल से पिछले टॉपिक में बात कर चुका हूँ, और वो है हमारी जोग्राफिकल जो पोजीशन है, और आजकल जो हम मेरे ख्याल से हम जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब से उसके बाद पहली दफ़ा हुआ है कि हमने कोई पोजीशन लिया। वो किस, ज़ाहिर बात है हमारे अपने भी, हम एक ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारा हक है कि हम अपनी राय रखें, हम न्यूट्रल रहें, किसी के साथ हों या किसी के, और हम करते रहें, पीछे हम इनका साथ भी तो देते रहें ना, हमने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया भी है। अब इस पोजीशन पे आके अगर हमने ये एक पोजीशन ले लिया कि नहीं जी हम तो ये समझते हैं कि हर चीज़ का हल जो है वो मुज़ाकरात और बातचीत से हो सकता है, यूक्रेन और उसके वाले कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखें, और हमने थोड़ा सा ना अभी जब UNG उसमें जनरल असम्बली में भी जब वोटिंग हुई और हमने एब्सटेन किया 35 कंट्रीज़ के साथ, सिर्फ हमने थोड़ी एब्सटेन किया है, हाँ। इंडिया भी तो उसमें शामिल था जिसने एब्सटेन किया है, और भी ममालिक, चीन उसमें शामिल था, 35 के करीब ममालिक ने। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर उनका, फिर क्योंकि पाकिस्तान में पहले बैठ के या पाकिस्तान को इस्तेमाल करके आसपास सारा कुछ किया जाता था, तो ज़ाहिर अगर आप एब्सटेन करेंगे तो थोड़ी बहुत उसकी कीमत आपको चुकाना पड़ेगी, और वो कीमत हम ज़ाहिर बात है हमें इस सूरत में। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि अभी पाकिस्तान ने अपनी कोई पॉलिसी जो है उसको चेंज लेकर आया है, लेकिन ये बातें भी हैं, ये तज्जिया अखबारों में हम उस वक्त भी पढ़ते थे जब कियानी साहब का दौर था, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसमें भी कहा जाता था कि अमेरिका की हद तक हम जितने हद तक चल सकते थे चल लिया है, अब हमें पता चल गया है कि लॉन्ग टर्म ये हमारा पार्टनर नहीं रहेगा, तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। पॉलिसी चेंज तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि उस वक्त से ही शुरू हो चुका था मामला, क्योंकि स्टेट का मामला होता है।
तो फिर अभी से ये सारी चीज़ें एकदम से आना, या हम पॉलिसी में शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं या हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि इंडिया की अगर मिसाल मैं आपके सामने रखूँ कि जिस तरह से सऊदीया और ईरान के माबैन उसने बैलेंस कर रखा हुआ है, तो हमसे वो बैलेंस नहीं हुआ। नहीं, हमसे बैलेंस वाला मसला नहीं है, हम जिनके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं उनका मसला क्या है। यूएस जो है उसकी हमेशा ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कहता है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, न्यूट्रल वाला कोई सीन नहीं है। अमेरिका ने हमेशा से यही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, बीच वाला कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान अगर न्यूट्रल करने की कोशिश भी कर रहा है या है भी सही, तो उसमें यह है कि वो जाहिर है वो कहते हैं कि नहीं जी, फिर या तो आप रशिया चाइना के साथ खड़े हो जाएं या आप हमारे साथ आ जाएं। पाकिस्तान की अब ये मजबूरी है कि जाहिर है चाइना इन्वेस्ट कर चुका है, चाइना आपका बॉर्डरिंग कंट्री भी है, बहुत सारे मफादात आपके चीन के साथ जुड़े हुए भी हैं। रशिया के साथ ज़ाहिर बात है आप गंदम भी उनसे लेते हैं और भी बहुत सारे मामला हैं। फिर वही मामला कि वो हमारे रीजन में भी है और कोशिश भी की जा रही है कि जी इस रीजन में यूएस जो है वो दूर है, वहाँ से आके वो सारे काम यहाँ पे करता है। कोशिश ये की जा रही है कि इस रीजन में कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि यहाँ के रीजन के कंट्रीज़ ही आपस में कोई ट्रेड या इस किस्म का करके, और उसमें बहुत सारे मुआहदे वगैरह भी हो रहे हैं। तो जाहिर है वो जो एक कोशिश की जा रही है वो अमेरिका को अच्छी तो नहीं लग रही, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आपको जियोग्राफिकल पोजीशन वाली बात कह रहा था, और फिर जो एक पॉलिसी में शिफ्ट जो अब नज़र भी आ रहा है, पहले इतना शायद नज़र नहीं आता था, ठीक है, अब वाज़े नज़र आ रहा है कि जी हमने कहा है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, स्पेशली इंडिया जो है इसको बड़ा खेल रहा है, प्ले कर रहा है इसको। जब खान साहब ने दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रशिया का, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बाकायदा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी ऐसे वक्त में, और देखें जी पाकिस्तान चला गया और फिर उधर से रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और ये सारी चीज़ें ना उसको पूरा एक मतलब एक बनाया गया बयानिया कि जी देखें तो पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है रशिया के साथ। हालांकि हमारी तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया कि जी देखें, उस दिन जो मुनीर अकरम साहब ने भी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना वो बयान दिया, उन्होंने यही कहा कि जी हम तो हमारी यही है कि जी हर मसले का हल जो है वो जंग नहीं होती, मुज़ाकरात करें, और बातचीत चल भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो रहा है बेलारूस में बैठ के, आप दूसरा दौर भी हो चुका है उनका, ठीक है, बातचीत भी चल रही है। अगर आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है और पाकिस्तान यही चाहता है कि बात के जरिए इस मसले को हल करें। हम ये नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है रशिया के साथ हमारे मामलात हैं, रशिया के साथ हमारा ट्रेड भी है, रशिया से हम बहुत बड़ी मिकदार में गंदम भी लेते हैं। हम अमेरिका से गंदम नहीं लेते या कुछ ऐसा ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ नहीं, और अमेरिका हमसे बहुत दूर भी है। या हमारा चाइना के साथ सब पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, ज़ाहिर बात है। तो ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ठीक है जी हम आपके साथ हैं लेकिन हम यहाँ रशिया के साथ भी तल्लुकात अच्छे रखेंगे, और ठीक है लेकिन हम रशिया से नहीं, वो जैसे बहुत सारे ममालिक उसमें कूद पड़े हैं अमेरिका के कहने के ऊपर। तो ये नहीं कर सकते हम कि जी हम कूद पड़े उसमें, रशिया की मुखालफत शुरू कर दें और अमेरिका के साथ हो जाएं, वो थोड़ा मुश्किल है, जाहिर बात है इस वक्त में। और मेरा ख्याल से ये कोई बुरी पोजीशन नहीं है कि अगर हम अपना क्या पॉइंट डिलीवर नहीं कर पाते हैं। हर मामला जो भी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, चाहे हम अभी सूरत हाल देख लें या फिर माजी की देख लें, कि दोनों सूरतों में हमें ही इल्ज़ाम ठहराया गया और फिर हमारे ऊपर ही पाबंदियाँ लगा देंगे, जिसके वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार बात करते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि फैटफ में कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान उस तरह से बेहतर लॉबिंग नहीं कर सका। लॉबिंग से क्या मुराद है कि क्योंकि अगर आप जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका तो कहता है कि या तुम्हारे साथ हैं या आप मुखालिफ हैं, लॉबिंग अगर ऐसे ममालिक में कर भी ली जाए तो उन्होंने तो आपको अपने सामने शराइत रखनी है कि आप ये तस्लीम कर लें। तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए कि हम अपने एजेंडा भी बता सकें, अपने नुकात भी बता सकें दुनिया को, और ये बता सकें कि ये देखें जो फैटफ के ऊपर आपने तलवार लटकाई हुई हमारे सर के ऊपर, भारत में इससे ज़्यादा जराइम होते हैं, आप वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे और आपने इधर हम 27 में से 26 नुकात के ऊपर अमल भी कर चुके हैं। ये आपने अपने सवाल में इसका जवाब दे दिया है मेरे ख्याल से। देखें दो रमियार है और इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान को दबाया जाता रहा है, अपने मकासद के लिए आर्म ट्विस्टिंग की जाती रही है। तकरीबन माजी में हम देखें तो सूरत हाल जो फैटफ वाली है वो तो 100% दौरा में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। ठीक है, अब भी जो दो पॉइंट आप हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जी वो कहते हैं कि जी इन्होंने जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में जी और मनी लॉन्ड्रिंग में उस हद तक जो है दो पॉइंट्स। अब पाकिस्तान ने इस पे और फिर वो आगे चल के उसी इलामिया में कह भी रहे हैं कि जी इन्होंने इसमें काफ़ी बेहतरी भी कर ली है, इन्होंने फलां पॉइंट के ऊपर जो है बड़ा अच्छा काम भी किया है, लेकिन क्योंकि जो है अभी हम इससे मुतमईन नहीं है तो पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट एक पॉइंट पर हम मुतमईन नहीं है तो हम आपको ग्रे लिस्ट में। और जो बात आपने इंडिया की उसकी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, आपके पास टाइम भी शार्ट होगा, क्या कुछ नहीं हो रहा। मतलब इंडिया में अब ये हो गया है कि हिंदू भी वही रह सकता है जो सिर्फ मोदी के बयानिया को लेकर चला। हिंदुओं के लिए भी जमीन क्योंकि वो दुनिया को एक मार्केट मिली हुई है, उनके मफादात हैं, तो इसलिए वहाँ पर नजर नहीं जाती है सारी गेम मफादात। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम वापस आएंगे और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, छोटा सा लेंगे यहाँ पर।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। अपोजिशन नई नई तारीखें देती है, हुकूमत भी बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र आती है। अपोजिशन हुकूमत के साथ ड्रामा कर रही है या हुकूमत अपोजिशन के साथ ड्रामा कर रही है, सारे मिलकर अवाम के साथ ड्रामा कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? इस हवाले से बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, ये चल क्या रहा है? कौन सी हांडियों की बात की जा रही है? उबाल आ रहा है, नहीं आ रहा, ये अभी तक रखी नहीं गई हांडी? बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ना, इसके ऊपर बात करने में मज़ा भी आएगा। आपको एक थोड़ा सा आपको माजी में ले जाऊँ, माजी करीब में जी। अपोजिशन जो है, इमरान खान की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कम वोटों का जो है वो मार्जिन है, और थोड़े से वोट भी अगर इधर उधर हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं। और यही बात पिछले 3 साल से हम सुनते भी आ रहे हैं। ठीक है, नंबर गेम को अगर देखा जाए तो 17 वोट जो हैं वो ज़्यादा हैं इमरान खान की हुकूमत। ठीक है, 162 179 है, 162 है अपोजिशन का और 179 इमरान खान का, और उसमें भी इत्तेहादी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इत्तेहादियों को अगर देखा जाए तो वो जो है मिल मिला के अवामी मुस्लिम लीग है, उसमें MQM है, और उसमें काफ लीग है। ये जो इत्तेहादी हैं, ये मेन इसमें करैक्टर्स हैं। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी मूव चली है अदम एतमाद वाली, टारगेट किया गया है अपोजिशन की तरफ से इत्तेहादियों को कि यार किसी तरीके से इन इत्तेहादियों को तोड़ लें, जंगीर तरीन का ग्रुप नाराज़ हुआ है उनको तोड़ लें। कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी क्यों नहीं हुई? कामयाबी ना होने की वजह है, असल में अपोजिशन ने ना शुरू से यही किया हुआ है, एक हाथ इधर और एक हाथ हमेशा पीछे छुपा के रखा है सब। अच्छा। एक दूसरे के साथ भी मैं कल कहीं पढ़ रहा था, बात तो बड़ी थोड़ी ऐसे गपशप वाली है, उसमें उसने कहा कि जी ये तीनों ऐसे हैं कि इनमें से जिसको पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान, तीनों ऐसे हैं कि इनमें से जिसको कोई अच्छी कीमत मिल जाएगी वो खुद चला जाएगा और बाकियों को छोड़ देगा। ठीक है, सिचुएशन यही है। और कीमत लगाएगा कौन? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं होगा। इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आएगी, मुझे नहीं लगता आएगी। लाएंगी भी तो कामयाब नहीं होगी। वजूहात भी बता कॉन्फिडेंस में अपोजिशन, मैं बता देता हूँ आपको ना, वो क्योंकि इनकी माजी ऐसे है। जब आपको माजी बता रहा हूँ, देखिए हम क्या है, न्यूट्रल हो गया तो अब सर नहीं, हम साफ़ी है ना, हम साफ़ी हैं। हमारा क्या काम है, हम माजी को देखते हैं, उसके ऊपर अपना तजिया बनाते हैं। मतलब ये हमारा तजिया होता है, गलत भी हो सकता है, इंसान है ना। ठीक है, माजी आप देखें, सवाए यूसुफ रजा गिलानी वाला, जिनकी इनकी डील थी आपस में तहरीक इंसाफ के साथ कि जी ठीक है यूसुफ रजा गिलानी हम जितवा देते हैं, बाकी आप छोड़ दें। सादिक संजरानी वाले मामले पे देख लें, बजट पास होने पे देख लें, पिछले दिनों बिल पास हुए, क्या हुआ इनके साथ, इनके अपने बंदे ही नहीं आते। लेकिन वो कहते हैं ना इस मामले के ऊपर कॉल्स आती थी, या वो वाला मामला खत्म हो गया? छोड़े ना, मैं आपको बता रहा हूँ बंदे कितने चाहिए। 162 हैं, इनको कितने चाहिए? 8-9 बंदे इन्होंने साथ मिलाने हैं। ठीक है, जोर ये दे रहे हैं इत्तेहादियों के ऊपर कि इत्तेहादी आ जाएंगे हमारे साथ। फिर ये कहते हैं हमारे पास 24 लोग जो है वो पूरे हैं। 24 लोगों में भी ये जो बताते हैं 16 तो PTI के लोग ये कह रहे हैं हमारे साथ हैं, तो ले आए। PTI ग्रुप भी कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं टारगेट क्या था जो इनके आपस में मुलाकातें हुई हैं। पहले इमरान खान, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उसके बाद जो है अपना असद कैसर। बहुत हुआ भी सही तो असद कैसर के खिलाफ आएगी। अच्छा, वजह क्या है उसकी? ठीक है, उसकी भी वजूहात है। सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं आएगी? इमरान खान के खिलाफ ये लाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो है ओपन बैलेटिंग होती है उसके ऊपर। सब ने वाज़े बताना है कि आप इमरान खान को अपनी पार्टी वाले हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हम आपके खिलाफ वोट दे रहे हैं। इमरान खान तो हट जाएगा, ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी वालों के खिलाफ इमरान खान के पास ये हक है कि वो उनको उसी वक्त डिफेक्ट कर, पार्टी डिसिप्लिन के तहत डिफेक्ट कर। ठीक है, क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा, इत्तेहादी बहुत कोशिश कर लें। सबसे बड़े इत्तेहादी काफ लीग वाले, जिनके पास ये गए भी सही और जिनके बाद शहबाज शरीफ ने शिकवा भी किया कि मैंने बुलाया परवेज़ इलाही खाने पर नहीं आया। इत्तेहादी क्या, परवेज़ इलाही वगैरह बच्चे हैं, सियासत नहीं की उन्होंने। पूरा पंजाब का सूबा उनके पास है, स्पीकर की सीट उनके पास है, बेटा वफाक में वज़ीर है, तारे चीमा साहब वज़ीर हैं वफाक में, उन्होंने वो वजारत भी नहीं छोड़ी। नीचे तहसील सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे सारे काम उन्हीं के हो रहे हैं। DPO उनके कहने के ऊपर लग रहे हैं, पंजाब सारा चलाव हो रहे हैं। अगले 1.5 साल फ़र्ज़ करो ये उनको कह भी देते हैं कि आपको हम वज़ीर आला बना देते हैं, आप आ जाएं। फ़र्ज़ करो उनको कह भी देते हैं। ये उनको पहले ये लालच दे रहे थे, बाद में इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया कि नहीं फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। परवेज़ इलाही ये हुकूमत और ये सारी चीज़ें छोड़ के दोबारा इलेक्शन करवाएगा कि नून लीग जीते और फिर वो हुकूमत बनाए। सही, मतलब सेंस की बात है ना, सोचने की बात है। तो आपको लगता है आज़ादाना फैसले कर लेंगे काफ लीग वाले जब वो कहते हैं कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है? सर आज़ादाना फैसले तो आपको पता है कि आज़ादाना फैसले यहाँ होते उस तरह नहीं है, लेकिन तो अगर कहीं से कहा गया नहीं, नंबर गेम वाली बात है ना, नंबर गेम वाली बात है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ ये क्यों नहीं जा रहे। उस्मान बुज़दार के खिलाफ ये जाते हैं तो इनको वज़ारत आला देनी पड़ेगी परवेज़ इलाही को। ठीक है, परवेज़ इलाही को ये वज़ारत देंगे तो नून लीग का क्या होगा? अगले 5 साल का, 1.5 साल अगर वज़ीर आला रह गया परवेज़ इलाही तो अगला इलेक्शन नून लीग जीतेगी। ठीक है,
इन सारों के ना ये चाहते भी हैं कि इमरान खान हट जाए, लेकिन ये साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ अपने बना हो। मफादात ठीक भी है, हैं। पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि एक सूबा उनके पास है, अगली दफा पता नहीं वो सूबा, ठीक है वो जीत तो जाएंगे, वो सूबा उनके पास होगा, लेकिन शायद ये पोजीशन ना हो। ठीक है, पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है, सही। पीपल्स पार्टी के पास पूरा एक सूबा है, वो नहीं करेंगे ऐसे। ठीक है, वो नहीं इत्तेहादी चाहेंगे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ है। सर इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर हुकूमत ये के जो साथ है। तहफ़्फ़ुज़ात तनकीद आप सर सुन साथ हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात तनकीद क्या होती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना देना होता है। एम तो कहती है वजारत देंगे भी तो नहीं एमक्यूएम देंगे, कितनी दफा छोड़ के जा चुकी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेकिन इस को बार भी कह और रहे तहरीक बस इंसाफ होगी, की हमारी हुकूमत को। तौबा होगी, वजारत ना उनकी लेंगी, बस जो है वो होगी, भी ले लें। सर होगी कुछ अरसा जब हुकूमत खत्म होने वाली होगी ना, इन पार्टियों का जो इत्तेहाद में आती होती है हमेशा, इस दफा ऐसा हुआ है कि फजल रहमान नहीं है, वरना वो 1947 से लेकर अब तक फजल रहमान हमेशा हुकूमतों में रहा है। जब से मैं पैदा हुआ फजल रहमान को हुकूमत में ही देख रहा हूँ, पहली दफा पोजीशन में आया। वजह क्या होती है, साथ जाते हैं इलेक्शन से 1.5-2 महीने पहले बुरा भला कहेंगे हुकूमत को, छोड़ देंगे, वजह क्या है, अगला इलेक्शन लड़ना है। हुकूमत लोगों के पास जाएंगे, यार इन्होंने तो हमें कुछ करने ही नहीं दिया, हम तो जो है बड़े मुश्किल में थे जी हुकूमत में, हम तो इनको कहते थे कि आप लोगों के काम करें, अगला इलेक्शन लड़ना है ना। छोड़ेंगे इत्तेहादी, अभी इत्तेहादियों के छोड़ने का मुझे तो टाइम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है, 1.5 साल बड़ा टाइम होता है किसी भी उसके हुकूमत ठीक है। करने के लिए। सीनियर और लोगों सहाफ़ी से- तज़किया शाह सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।